हेलो 10th क्लास स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं पद परिचय। हमने पद परिचय के सभी भेदों के बारे में जाना और पढ़ा कि पद परिचय के अंतर्गत हमें किस व्याकरणिक के आधार पर हमें क्या-क्या आवश्यकता है। तो हमने पता है कि संज्ञा के भेदों के बारे में हमें पता होना चाहिए। संज्ञा के बारे में क्या-क्या बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है और क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है। फिर आता है सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेदों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है और संबंध वाचक है, प्रश्नवाचक है और निजवाचक है। तो इस प्रकार हमें जो है सर्वनाम के भेदों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं विशेषण पर। तो हमें विशेषण के बारे में पता होना चाहिए कि विशेषण क्या है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो उन विशेषण शब्दों के बारे में हमें बताना है तो क्या बताना है, विशेषण का भेदों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो विशेषण के भेद कौन-कौन से थे? गुणवाचक विशेषण था, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्रिया पर गए थे। तो क्रिया के भेद अकर्मक और सकर्मक 2 ही भेदों के बारे में मैंने आपको बताया कि आप 2 ही भेदों के बारे में जानकारी रखें और क्योंकि ज़्यादातर यही पूछी जाती हैं और क्योंकि संयुक्त और प्रेरणार्थक आदि क्रियाएँ जो है उसमें ना जाएँ, बस भेद बताकर ही क्रिया के बारे में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो क्रिया का पुरुष यानी क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, पुरुष का मतलब वही उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, काल और वाच्य और किस कर्ता की क्रिया है, तो वो बताना है। तो ये था मैंने शॉर्टली जो है आपको पूरा का पूरा दोहरा दिया है कि हमें क्या-क्या ज्ञान रखना है। तो हमने 2 वाक्य देख लिए थे। आज हम तीसरे वाक्य पे आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है पार्थ अच्छा लड़का है। तो सबसे पहले पार्थ के बारे में हम बताते हैं कि पार्थ का परिचय क्या बनेगा। तो पार्थ है, पार्थ क्या है? संज्ञा, क्योंकि किसी का नाम है। संज्ञा कौन-सी है? जब नाम होगा तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जब नाम होगा तो व्यक्तिवाचक होगी संज्ञा। इसके बाद लिंग वचन बताना है तो पार्थ क्या है? पुल्लिंग है। सीधी सी बात है, एक वचन में ही है क्योंकि यहाँ बहुवचन है ही नहीं, पार्थ के बारे में ही बताया गया है। कारक कौन सा है? तो पार्थ क्या है इस वाक्य में? कर्ता है। इसका मतलब क्या है? ये कर्ता कारक है। क्रिया का क्या है? ये कर्ता है क्रिया का। इसको हम उसमें लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमे में, है क्रिया का कर्ता है। पार्थ कौन है क्रिया का कर्ता है। तो कर्ता के क्या संबंध है इससे? पार्थ से। क्रिया का क्या है? ये कर्ता है। अच्छा, अच्छा लड़का, लड़के की विशेषता क्या है? अच्छा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये विशेषण, विशेषण हो गया। अब विशेषण कौन सा हो गया हमें ये बताना है। तो विशेषण हो गया हमारा, ये गुण बताया गया है अच्छा। अच्छा क्या है? गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद विशेषण क्या है? ये गुणवाचक है। लिंग, वचन और विशेष्य, चार ही चीजें बतानी होती हैं। भेद बता दिया, लिंग, वचन और विशेष्य और बताना है। तो अच्छा लड़का, लड़के के हिसाब से लिंग क्या हो गया इसका? पुल्लिंग ही हो गया। इसके बाद एक वचन ही रहेगा और इसके बाद जो है ये विशेष्य बताना है इसका कि ये किस विशेषता थी, किसकी विशेषता है? ये लड़के की विशेषता है। तो लड़का, विशेष्य क्या है यहाँ पर? लड़का। ये है जब भी विशेषण के बारे में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना बस थोड़ा सा कि विशेषण के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या क्या चीजें बतानी पड़ रही हैं। संज्ञा के बारे में पूछा जा रहा है तो संज्ञा के बारे में हमें पद परिचय देते वक्त क्या क्या बताना पड़ रहा है। तो इसका ध्यान रखो बस। लड़का, लड़का शब्द पे आ जाते हैं। लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? क्योंकि ये व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता, क्योंकि लड़का तो लड़का लड़की ये क्या एक पूरे समूह को बोध कराता है कि जो भी लड़के हैं पुल्लिंग है वो सारे के सारे लड़के हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद जो है लिंग, वचन, कारक और क्रिया का क्या है ये? तो लिंग क्या है? पुल्लिंग। एक वचन है
कारक कौन सा है? अच्छा लड़का है, लड़का जो है इसमें कौन सा कारक रहेगा? कर्म कारक रहेगा। और क्रिया का ये क्या है? कर्म है। ये हो गया। इसके बाद हम जाते हैं है क्रिया पर। खाली है तो है क्रिया के बारे में बताते हैं। है जो है क्रिया है। सबसे पहली बात तो है क्या है? क्रिया है। क्रिया कौन सी क्रिया ये बताना है। तो कर्म इसमें प्रयोग हुआ है तो सकर्मक है। वैसे है कि कोई अकर्मक सकर्मक क्रिया नहीं लगाते हैं, सीधा बस क्रिया लगा देते हैं। क्रिया, क्रिया का लिंग, पुल्लिंग। जब भी ऐसा कोई बिल्कुल आए जिससे पता ही नहीं लगता कि ये क्रिया सकर्मक अकर्मक है, क्योंकि है जो है कोई जाता खाता आता नहाता धोता इस प्रकार की क्रिया नहीं है, तो है के लिए कोई भी क्रिया के आगे लगाने की जरूरत नहीं है। क्रिया लिखो बस, है क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, क्योंकि पूरा ही वाक्य एक वचन में है, एक वचन है। पार्थ अन्य पुरुष में आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम आप मैं होता तो ये इसमें रहता, उत्तम पुरुष में रहता। तुम होता तो ये मध्यम पुरुष में रहता, लेकिन किसी अन्य के बारे में बताया गया है तो अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष है। इसके बाद हमें काल बताना है तो वर्तमान काल ही है क्रिया के बारे में, वर्तमान काल। इसके बाद वाच्य बताना है तो इसमें से या द्वारा का प्रयोग है ही नहीं, तो ये कर्तृवाच्य है। और पार्थ कर्ता की क्रिया है। इसकी करता है कि है पार्थ कर्ता की क्रिया है, लगाने की जरूरत नहीं, इतना ही चल जाएगा। क्या है? पार्थ कर्ता की क्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट वाक्य पे जाते हैं हम। एक वाक्य देख लेते हैं। तुम क्या चाहते हो, ऐसा वाक्य देख लेते हैं। तुम क्या चाहते हो, क्या का वाक्य है? पहले तुम के बारे में देखो। एग्जाम में जो है पूछा जाएगा किसी एक पर, या तो तुम के नीचे निशान लगा होगा, अंडरलाइन होगा, या क्या के नीचे, तो इनमें से कोई भी एक होता है। तो क्रिया के नीचे होता है, या फिर जो बीच में अन्य पद है उनके बारे में पूछा जाता है। तो तुम क्या है, सबसे पहले देखेंगे तुम क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा, सर्वनाम का भेद कौन सा है? तो तुम जो है पुरुषवाचक में, क्योंकि उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है, तो तुम किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक है। इसके बाद ये लिंग पुल्लिंग ही है। चाहती हो होता, यदि स्त्रीलिंग होता तो पुल्लिंग है। पुरुष बताना था, सॉरी, कौन सा पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें पुरुष कौन सा है? तो तुम में मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष है। इसके बाद लिंग वचन, कारक बताना होता है। वचन जो है एक वचन में ही है। इसके बाद कारक, तुम क्या चाहते हो, ये उसमें ही रहेगा, कर्ता कारक में ही रहेगा। और क्रिया का क्या है, ये करता है। ये हो गया। अब आ जाते हैं क्या पर, आ जाते हैं। नेक्स्ट पद क्या है, क्या। क्या है तो क्या क्या है, क्या चाहते हो, चाहने क्या विशेषण बनता है क्या, तो इसका मतलब क्या है, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। अब क्रिया विशेषण अव्यय के भी भेद है, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। तो कालवाचक नहीं आता है, क्या चाहते हो, स्थानवाचक भी नहीं आता है, मापतोल में भी नहीं आता है, परिमाण में भी नहीं आता है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही भेद रह जाता है, रीतिवाचक। तो ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेष यदि अव्यय आ गया जहां पर,
तो इसका मतलब क्या है कि वहां लिंग वचन पुरुष या कारक तो नहीं होगा, क्योंकि ना तो लिंग होता है, ना वचन होता है, ना कारक होता है, ना कोई विशेषण आदि का कोई प्रभाव जो है अव्यय पर पड़ता है। तो अव्यय में यही बताना होता है कि ये कौन सा भेद है। 4 ही महत्वपूर्ण है जिनके बारे में लिंग वचन बताने होते हैं, वो पहले 4 ही है। अव्यय में कोई भी लिंग वचन नहीं बताना होता, खाली भेद बताना होता है, बस ये कौन सा भेद है। अब आ जाते हैं चाहते हो। चाहना क्रिया आ गई। चाहते हो, तो यहाँ पर मैं चाहते ही लिख लिया है। तो ये क्या है, इसमें कोई कर्म नहीं हुआ है, कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब ये क्रिया क्या है, क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये बताना है। ये अकर्मक क्रिया है। क्रिया क्या है, अकर्मक है। इसके बाद हमें लिंग वचन बताना होता है, तो पुल्लिंग ही है, पुल्लिंग। और एक वचन में ही है, एक वचन में ही है। पुरुष तुम के अनुसार क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष की क्रिया है, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष की क्रिया है। काल क्या है, तुम क्या चाहते हो, वर्तमान काल ही है, वर्तमान काल है। इसके बाद काल के बाद हमें बताना होता है कि ये धातु बतानी होती है। चाह धातु है क्रिया में, चाहते हो, क्योंकि है में तो कोई धातु होती नहीं, तो चाहते खाते इनमें धातु होती है, चाह धातु है। और इसके बाद किस क्रिया, कर्ता की क्रिया है, तुम की क्रिया, चाहते हो। ये हो गया। अब नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। हम एक बड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं ताकि हमें स्पष्ट हो सभी के बारे में कि कितना भी बड़ा वाक्य हो उसमें सभी पद अपना क्या स्थान रखते हैं, तो कैसे रखते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र, ऋतु में हिमालय का क्षेत्र पूर्णतया बर्फ से ढक जाता है और वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये है वाक्य। वाक्य बड़ा है, कितना भी बड़ा हो, हमें तो एक एक शब्द को देखना है, या फिर पेपर में तो किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन आनी है, लेकिन हम अच्छे से अच्छा प्रत्येक शब्द के बारे में अभ्यास कर पाए, इसलिए मैंने इतना बड़ा वाक्य दिया है। पहले आता है शीत शब्द आता है, तो शीत शब्द आता है, शीत शब्द को देख लेते हैं। सबसे पहले है, हम इसको इन्वर्टेड कॉमे में ले लेते हैं। शीत, शीत क्या है, ऋतु। तो ऋतु की क्या है, ये विशेषता है, ऋतु की विशेषता। क्योंकि गर्म गर्म ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, तो ऋतु की विशेषता क्या है कि वो शीत है। तो इसका मतलब क्या है, ये विशेषण है। पहली बात तो है, ये क्या है, ऐसे लिख लेते हैं विशेषण। कौन सा, गुणवाचक विशेषण। क्योंकि गुण है, उसका गुण क्या है, वो शीत है, ठंडी है, गर्म है, अच्छा है, काला है, भूरा, मीठा, ये सब क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। बस इतना पता लग जाए, बाकी तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अब हमें इसके बारे में लिंग वचन बताना है। तो विशेषण है तो लिंग वचन और विशेष्य, दो तीन चीजें और रह जाती हैं, जैसे हम भेद बताते हैं। तो इसमें लिंग क्या है, ऋतु के हिसाब से ऋतु क्या स्त्रीलिंग है, तो शीत क्या है, स्त्रीलिंग है। शीत ऋतु एक ही ऋतु के बारे में बात की गई है, तो एक वचन है। और विशेष्य किसका, ऋतु, विशेष्य क्या है ये, इसका विशेष्य क्या है, ऋतु है, ऋतु है। तो ये बताना होता है। अब हम आते हैं ऋतु शब्द पे। तो ऋतु की विशेषता बताई गई, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऋतु पे आते हैं तो ऋतु क्या हो जाएगी, हमारी संज्ञा हो जाएगी। लेकिन कौन सी संज्ञा, नाम तो है नहीं ऋतु का। अब पहला विशेषण में आ गया,
तो इसका मतलब क्या है, ऋतु का नाम नहीं होता तो ऋतु क्या है, जाति, क्योंकि ऋतु तो बहुत सारी है, एक नहीं है, समूह में है, तो ये कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध, तो ये चीजें बतानी होती हैं। तो लिंग क्या है, ऋतु का स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन है, कारक शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र, तो में कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया, तो इसका अधिकरण कारक है, शीत ऋतु में पर अधिकरण कारक होता है। इसके बाद क्रिया का क्या है, ये अधिकरण है। वैसे कर्ता और कर्म के बारे में ज्यादा बताते हैं, आप क्रिया का अधिकरण है ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं हिमालय, हिमालय क्या है, सॉरी क्या हो रहा है, चलो इसको बदल देते हैं बाद में, तो कई बार ऑटोमेटिक जो है आप सबको पता है ये चेंज होता है। तो हिमालय पे आते हैं। हिमालय जो है एक पर्वत श्रृंखला है, हिमालय किसी एक पर्वत का नाम नहीं है, तो पूरे हिमालय यानी बर्फ का जो क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ गिरती है, पर पहाड़ियां हैं, वो सारा का सारा क्षेत्र हिमालय है। तो इसका मतलब क्या है, ये संज्ञा नाम नहीं है, कहीं आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाओ तो ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बस इतना ही ध्यान रखना, ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। इतना सोचना है तो कोई गलती होती नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। लिंग हिमालय पुल्लिंग में आएगा, और एक वचन एक वचन में रहेगा। इसके बाद कारक, हिमालय का कारक जो है वो क्या है, हिमालय का क्षेत्र, का की, तो कौन सा है, संबंध कारक है। इसके बाद हम कारक बता ही दिया, तो क्रिया का संबंध है, आदि है, लिखो ना लिखो यहाँ तक बताना आपको जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं अक्षेत्र पर, अक्षेत्र शब्द पे आ जाते हैं। तो अक्षेत्र क्या है, ये भी कोई विशेष स्थल को बोलते हैं, जो स्थल सारा का सारा जो स्थल होता है पूरे उसको आसपास के एरिया को अक्षेत्र बोलते हैं, तो भी किसी नाम में नहीं आता है, तो संज्ञा तो है ही, लेकिन वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा हो गई, तो अक्षेत्र भी पुल्लिंग ही है, मैं शॉर्टली लिख देता हूँ, अक्षेत्र जो है पुल्लिंग है। इसके बाद एक वचन ही है, और इसके बाद जो है हमें कारक बताना होता है। क्षेत्र, हिमालय का अक्षेत्र जो है पूर्णतया बर्फ से ढका है, अक्षेत्र स्थल, अक्षेत्र हमारा कर्म कारक हो गया, क्योंकि अक्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है। और इसके बाद ये क्रिया का कर्म है, क्रिया का कर्म। अब आ जाते हैं पूर्णतया, हमारे पास नेक्स्ट शब्द आ गया पूर्णतया। पूर्णतया, पूर्णता से, तो इसका मतलब क्या है कि पूर्णतया ढका है। अब ये ध्यान रखना है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, पूर्णतया बर्फ से ढक जाता है, पूर्णतया ढक जाता है, तो पूर्णतया ढक जाता है बर्फ से, तो इसका मतलब क्या है, ये क्रिया का विशेषण बन जाएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से ढक जाना, ये ढक जाना क्रिया की विशेषता बताता है पूर्ण रूप से, यानी पूर्णतया है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है भाई, ये कालवाचक तो हो नहीं सकता है, रीतिवाचक हो सकता है, स्थानवाचक नहीं हो सकता, परिमाणवाचक नहीं हो सकता, तो ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने वाला है, बस इतना ही बताना होता है अव्यय के बारे में। जब भी क्रिया विशेषण में चला जाएगा या अव्यय में चला जाएगा तो हमें यही बताना है। बर्फ में आ जाते हैं, बर्फ शब्द पे। बर्फ पानी से बनी हुई एक चीज है, वस्तु है, तो इसका मतलब ये संज्ञा है, संज्ञा है तो बर्फ का नाम है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है।
जातिवाचक संज्ञा है, लिंग स्त्रीलिंग आ जाएगा, एक वचन में रहेगी। इसके बाद जो है कारक, बर्फ से ढक जाता है, बर्फ से या द्वारा का कारक, कर्ण कारक जो है हो गया, कर्ण कारक हो गया, बर्फ से ढक जाता है, कर्ण कारक हो गया। और इतना ही बताना होता है, तो क्रिया का कारण है या नहीं है, वहां लिखने के कर्म या कर्ता के बारे में लिखो, बाकी तो इतना ही बता दो, काफी है। इसके बारे आगे आ जाता है अब जाता है, क्रिया आ गई, जाता है, अरे ढक रह गया अभी, ढक पे आ जाते हैं, ढक जाना, क्योंकि ये क्रिया पूरी ही बनेगी, ढक जाना, ढक जाता है, क्योंकि ढकना क्रिया के अंतर्गत आ गया, तो इसलिए क्रिया बन जाएगी। अब यहाँ ध्यान रखना है कि बर्फ से ढक जाना या पूर्णतया बर्फ से ढक जाना, इसमें दो बनते हैं, तो इसमें यहाँ पर तक कोई कर्म नहीं हो रहा है, ढक जाने में कोई कर्म भी नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया है। क्रिया का भेद की बात करें तो बर्फ से ढका है तो स्त्रीलिंग है, क्योंकि वहां पर कारक जो है कर्ण कारक था, स्त्रीलिंग है, एक वचन की क्रिया है। और इसके बाद जो है हमें बताना होता है पुरुष, तो अन्य पुरुष के बारे में ही बात की गई है। और काल बताना होता है, तो यहाँ पर कोई और काल है नहीं, शीत ऋतु में ढक जाता है और अस्त व्यस्त हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वर्तमान काल ही रहेगा, अब भी होता है तो इसलिए वर्तमान काल है। इसके बाद यहाँ पर जो है धातु, ढक धातु है, ढकना में, ढक धातु है, सॉरी, क्रिया का मूल रूप ढकना का ढक होता है। और इसके बाद जो आ जाता है क्रिया का कर्ता, तो यहाँ पर जो है क्रिया का कर्ता कौन है, बर्फ से द्वारा ढक जाता है, तो यहाँ पर बर्फ जो है इस यहाँ पर क्रिया का कर्ता हो जाएगा, कि दो क्रियाएं हैं इसमें। ढक जाता है कौन, हिमालय का अक्षेत्र, किससे, बर्फ से, तो क्रिया का कर्ता हिमालय क्रिया, हिमालय की क्रिया, कर्ता की क्रिया है। और आगे आ गया, और क्या है ये ध्यान रखना है, और जो है अव्यय है क्योंकि और तो कुछ बनता नहीं है। और हमें पढ़ा था, लेकिन, किंतु, पर, परंतु, तथा, और, वा, अथवा, ये कौन से अव्यय के हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के हैं। अव्यय, अव्यय के बारे में इतना ही बताना होता है। वहां, वहां के बारे में हम बताते हैं, तो वहां क्या है, वहां है, वहां तरफ करता है, इशारा करता है किसकी तरफ, जगह की तरफ, तो जगह के बारे में हमने पढ़ा है, तो कौन सा होता है, जगह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, तो इसका मतलब ये क्रिया विशेषण है, कौन सा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब आ जाते हैं, वह नहीं है, ये वहां है, तो वहां स्थान होता है, तो स्थान के जगह के बारे में बताता है, तो इसका मतलब ये क्रिया की विशेषता वहां के बारे में बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम आते हैं जन जीवन शब्द पर। जीवन, जन जीवन पर आते हैं, तो जन जीवन जो है ये व्यक्ति संज्ञा तो है, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती है, जातिवाचक लोगों का जीवन, तो भावना चली जाएगी, क्योंकि जातिवाचक भी नहीं हो सकती है, तो या अकेला जन होता है तो जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन लोगों के जीवन यानी लोगों के जीवन के बारे में बताया गया है, तो इसका मतलब ये भाव है, तो इसका मतलब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है।
भाववाचक संज्ञा हो गई, बस लिंग वचन कारक बता दो। जीवन, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो जनजीवन के बारे में आपने बताना है। यहाँ पर अब लिंग किसका, लोगों का, तो वहाँ जनजीवन इसका मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं। पुल्लिंग ही रखो, एक वचन। इसके बाद जो है यहाँ जनजीवन व्यस्त हो जाता है, जनजीवन के बारे में बताया गया, तो जनजीवन हमारा कर्म कारक हो जाएगा। और क्रिया का कर्म आदि जो है वो लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्ता के बारे में जरूर लिखना होता है। इसके बाद आते हैं हम अस्त व्यस्त पर। अस्त व्यस्त हो जाता है, तो अस्त व्यस्त हो जाना क्रिया है की विशेषता क्या है, अस्त व्यस्त है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्रिया विशेषण है। तो अस्त व्यस्त क्या है, क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, काल में नहीं बताता, परिमाण में नहीं बताता, स्थान में नहीं बताता, तो हमारा पहला ही होता है रीतिवाचक। तो ये ध्यान रखना है, पहले तीनों देख लेने हैं, फिर अपने आप क्रिया विशेषण जो है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है वो बच जाएगा। क्रिया विशेषण इस प्रकार जो है आपको ध्यान रखना है। अब आ जाता है हो जाता है। हो जाता है या हो जाना, ये क्रिया है। अब ये क्रिया है, तो पहली बात तो है कि यहाँ सब जो है यहाँ पर हो जाना, जाना, आना, ये सब क्रियाएं अकर्मक ही होती हैं, तो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। वाक्य को देख लेते हैं दोबारा क्या है, क्योंकि कहीं गलतियां ना हो, तो वाक्य को बार बार देखना होता है। वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो जनजीवन, लोगों का जीवन, सॉरी यहाँ पर जो है हमारा कारक जो है वो कर्म नहीं है, संबंध है, संबंध कारक है, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया जो है, इस यहाँ से भी स्पष्ट हो जाता है कि क्रिया क्या है, अकर्मक है। अब क्रिया का लिंग, पुल्लिंग, एक वचन नहीं बहुवचन, लोगों के जीवन के बारे में, लोग एक नहीं है, बहुत सारे, पुल्लिंग है, बहुवचन है, क्रिया बहुवचन की है, तो यहाँ पर भी हमने ध्यान देना था कि एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोगों के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर भी बहुवचन है, सॉरी वहाँ गलती हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आक्रामक क्रिया पुल्लिंग, बहुवचन, और इसके बाद पुरुष, अन्य पुरुष के बारे में, क्योंकि लोगों के बारे में बताया गया है, अन्य पुरुष, और इसके बाद वाच्य, तो यहाँ पर वाच्य जो है देख लेना है हमें, कर्तृवाच्य ही रहेगा। कर्ता के द्वारा ही क्रिया संपन्न हो गई है, कर्तृवाच्य। इसके बाद धातु, जाना, जा धातु, और क्रिया का कर्ता ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है पूरे वाक्य में क्रिया का कर्ता कौन है। वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र पूर्णतया जो है वो होता है, तो यहाँ पर जा धातु है, और हिमालय का शीत ऋतु, ऋतु शब्द ऋतु हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है इतना ही रखना है साथ। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट में वाक्य में देख लेते हैं। तो हमने अभी तक जो है एक बहुत बड़ा वाक्य था, जिसके सभी जो पद हैं उनकी पहचान जो है वो बताई गई कि कैसे कौन कौन सी किस शब्द की क्या पहचान बनती है। तो ये समझ लो कि एक ही इसमें कम से कम 10 वाक्य हमने जो है वो निपटा दिए हैं। तो हम फिर भी, लेकिन जब तक पूर्ण तरह से हम समझने नहीं लग जाते, अच्छी प्रकार से अभ्यास नहीं हो जाता, तो ये प्रयास हमें जारी रखना है। तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं, निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। सॉरी कहाँ गया,
निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो, क्योंकि जितने वाक्य भी हम देखेंगे उससे हमें पता लगता रहेगा कि कहाँ क्या है। तो लोग कौन से? निर्धन। निर्धन के बारे में हमें बताना है, तो निर्धन लोग कौन से लोग? जो निर्धन है, यानी लोगों की विशेषता क्या है? भी निर्धन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। विशेषण कौन सा? गुण ही रहेगा, क्योंकि उनका गुण है कि वो निर्धन है। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। इसके बाद हमें लिंग वचन बताना होता है, तो पुल्लिंग ही है। इसके बाद एक लोगों की, तो लोग एक नहीं है, बहुवचन में है। इसके बाद विशेष्य क्या है? लोग। विशेष्य लोगों, ये होता है। अब आ जाता है लोगों। लोग क्या है? संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। लोग, पुरुष, महिलाएं इस जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। पुल्लिंग है। और इसके बाद वचन वही है, बहुवचन ही रहेगा। और इसके बाद ये जो है कारक, लोगों की संबंध कारक है। संबंध कारक है, बस क्रिया का संबंध है, ये बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। फिर आता है ईमानदारी। ईमानदार व्यक्ति की क्या है? ईमानदारी क्या है? भाव है। तो इस क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है। और इसके बाद वही संज्ञा बता दिया, तो लिंग वचन सब बताना है। तो ईमानदारी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ना कि पुल्लिंग होगा। स्त्रीलिंग। ईमानदारी एक ही है, तो एक वचन में ही रहेगी। और इसके बाद ईमानदारी शब्द का कारक क्या है? तो ईमानदारी को देखो, तो ये क्या है? कर्म कारक है, निश्चित रूप से कर्म कारक है। और क्रिया का कर्म है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे लिखो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्रिया का कर्म है। ईमानदारी क्या है? क्रिया का कर्म है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो, जो जितनी जानकारी जरूरी है उतना देना जरूरी है। इसके बाद देखो, देखना क्या है? क्रिया है। अब उससे पहले ठीक है, ईमानदारी कर्म कारक क्या है, तो ये सीधा बात है कि ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्रिया कौन सी है? सकर्मक है। इसके बाद लिंग वचन बताना है, तो ईमानदारी देखने की बात की गई है, तो इसका मतलब क्या है? ये ईमानदारी के आधार पर आएगा, स्त्रीलिंग आएगा। और एक वचन ही रहेगा। और इसके बाद जो है, देखो क्रिया के बारे में बता रहे हैं, तो पुरुष के बारे में बता रहे हैं, तो अन्य पुरुष ही है, क्योंकि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष है नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? उत्तम पुरुष ही है की क्रिया है। इसके बाद काल वर्तमान ही है, क्योंकि और कोई काल है नहीं, वर्तमान काल है। इसके बाद धातु, देख। देख धातु है। वैसे तो दृश्य, दृश्य धातु है, यदि संस्कृत की बात करें तो वो अलग बात है। और देख धातु हो गई। और निर्धन लोग जो है, इसमें लोग क्रिया जो है वो करता है। अब नेक्स्ट वाक्य में जाते हैं। यह पुस्तक मेरे मित्र की है। एक वाक्य देते हैं, आसान सा है। यह पुस्तक मेरे मित्र की है। एक वाक्य जो इससे पहले दिया जा चुका, वो बहुत बड़ी कसौटी है। यदि वो समझ में आ जाता है तो ये तो मुश्किल है ही नहीं। तो अब यह पे आते हैं। पहले यह के बारे में बताते हैं। यह जो है पुस्तक की विशेषता है, लेकिन यह क्या है? सर्वनाम भी है। तो विशेषता, सर्वनाम। तो एक विशेषण में लास्ट जो भेद है वो सर्वनामिक विशेषण है। तो उसका मतलब यही है, वो ये क्या है? सर्वनामिक, सर्वनाम है लेकिन विशेषण है।
तो इसका मतलब सर्वनामिक विशेषण हो गया ये। तो विशेषण हो गया, तो 3 चीज और बतानी है, लिंग, वचन और विशेष्य। तो पुस्तक के अनुसार क्या हो जाएगा, पुस्तक की विशेषता है तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके बाद जो है यह पुस्तक, एक ही पुस्तक के बारे में तो एक वचन ही है। और किसका विशेष, इसका विशेष्य क्या है, विशेषता बताई गई है पुस्तक, तो ये हो गया ये है। अब आ जाते हैं पुस्तक पर। पुस्तक क्या है, संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, पहले लिख लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा हो गई तो लिंग, वचन, कारक हमें बताने होते हैं। तो यहाँ पर लिंग हो गया स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन। पुस्तक के बारे में बता रहे हैं तो पुस्तक क्या है, हमारा कर्म हो गई, कर्म कारक हो गई। और इसके बाद जो है क्रिया का एक कर्म है, ये लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो यहाँ तक काम चल जाता है। मेरे मित्र, अब मेरे शब्द आ गया, मेरे, तो मेरा क्या है, हमें पता ही है कि ये सर्वनाम है, मैं और मेरा ये सब सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, मैं, हम, ये किस में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। इसके बाद जब सर्वनाम का हमें पता लग गया तो लिंग, वचन, नहीं सॉरी, पुरुष, लिंग, वचन, कारक ये बताने होते हैं। तो पुरुष कौन सा हो जाएगा, मैं के लिए उत्तम पुरुष हो जाएगा। उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष में से उत्तम पुरुष हो गया। इसके बाद जो है हम लिंग, वचन, मेरे मित्र की है तो यहाँ पर पुल्लिंग ही रहेगा, एक वचन। कारक है मेरे मित्र, तो मेरे शब्द में कारक जो है वो मेरे मित्र की, तो काके के मेरे की है, मेरे मित्र की है, तो इसमें संबंध कारक रहेगा, संबंध कारक है। और क्रिया का संबंध है, ये आदि लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं मित्र शब्द पर, आ जाते हैं मित्र पद पर, आ जाते हैं तो मित्र की विशेषताएं क्या बताएंगे हम। मित्र क्या है, बहुत सारे मित्र होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद जो है मित्रता जो है वो भाववाचक में चले जाती है, लिंग, वचन आदि होता है, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक ही रहेगा ये। अब आ जाते हैं है पर, तो इसमें जो है पुस्तक वो कर्म कारक था, तो इसका मतलब क्या है, ये क्रिया सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है। लिंग जो है पुस्तक की है क्या पुस्तक, तो इसका मतलब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। एक वचन है और क्रिया का पुरुष बताना होता है, तो मेरे मित्र की है तो मेरे के अनुसार क्या है, इसका उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष की क्रिया है। इसके बाद जो है हम बताते हैं इसमें वाच्य, कर्तृवाच्य, काल बताते हैं, तो काल क्या है, वर्तमान काल ही है, काल जरूरी होता है बताना, क्रिया किस काल की क्रिया है, तो वर्तमान काल है। इसके बाद है में कोई धातु होती नहीं है, तो है कोई विशेष क्रिया नहीं है, इतना ही बताना काफी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाक्य पे, कम से कम 10 वाक्य जो है हम जरूर आज जो है देखेंगे, क्योंकि इन चीजों को हमने एक बार अच्छी प्रकार से देख लिया। हम बहुत धीमे चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इसमें एक एक शब्द को ध्यान से देखना पड़ेगा और एक एक बात को ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी हम जो है इसमें आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो सॉरी, यदि आपने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के बारे में अच्छी प्रकार से नहीं जाना तो फिर गलतियां होंगी।
जैसे हल्का सा ध्यान मैंने नहीं दिया तो वहां पर तुरंत गलती। तो यही होता है इसमें, ये ध्यान रखना है। फिर एक वाक्य ले लेते हैं, नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है। नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है। तो सबसे पहले नेहा शब्द है, नेहा क्या नाम है, लड़की या महिला जो भी है वो नेहा नाम है। नाम क्या है, संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि नाम होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद लिंग स्त्रीलिंग है। इसके बाद वचन एक ही वचन है, एक वचन। मैं कई बार शॉर्ट लिख देता हूँ, आपको पूरा लिखना है। एक वचन है। नेहा कौन सा है, कर्ता कारक है, क्योंकि नेहा ही यहाँ रह रही है, कर्ता कारक है। इसके बाद ये क्रिया का क्या है, कर्ता, क्रिया का कर्ता है। नेहा क्या क्रिया का कर्ता है, क्योंकि कर्ता के बारे में आपको बताना है कि ये क्रिया का कर्ता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ यहाँ के किसका बोध करा रहा है हमें, स्थान का बोध करा रहा है। तो यहाँ रहती है, यहाँ रहते हैं, तो अपने आप क्रिया के साथ चले जाते हैं यहाँ वहाँ। तो इसका मतलब क्या है, स्थान का। तो स्थान क्या है, क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, अव्यय है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये अव्यय लिखना जरूरी होता है क्योंकि अव्यय का भेद है। बस, क्योंकि अव्यय के और लिंग वचन बताने नहीं होते। कई बच्चे गलतियां करते हैं कि यहाँ पर लिंग वचन का कर्ता आदि बताने लग जाते हैं, क्योंकि अव्यय का कोई भी पार्ट है, कोई भी भाग है, उसमें लिंग वचन कारक आदि नहीं बताने हैं। अब हम आ जाते हैं इसी मकान में रहता है। तो इसी शब्द पे आ जाते हैं। तो इसी शब्द से हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। क्यों, क्योंकि इसी मकान, मकान की विशेषता क्या है, इसी में है। और इसी में कौन कौन क्या है, ये शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम है तो इसका मतलब विशेषण भी है और सर्वनाम भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये सर्वनामिक विशेषण है। तो विशेषण हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से विशेषण के भेद हमारे पास हैं। गुणवाचक विशेषण है, और प्रश्नवाचक विशेषण है, और ये जो है क्या आया था, सॉरी एकदम दिमाग से कोई भी उतर जाता है, संख्यावाचक विशेषण जिसको हम कहते हैं, और सर्वनामिक विशेषण जिसे कहते हैं। तीसरे मकान में रहता है, यदि ऐसा हो जाता तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाता। तो ये क्या है, सर्वनाम है। तो इसका मतलब क्या है, ये सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि मकान की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए सर्वनामिक विशेषण है। मकान के अनुसार ये पुल्लिंग है, और इसके बाद ये एक वचन में ही है, एक वचन है। और विशेष्य क्या है, मकान। विशेषता किसकी बताई गई, मकान की बताई गई, ये है। अब आता है कारक, इसमें नहीं आएगा तो, क्योंकि मकान में आएगा। अब मकान के बारे में बताएंगे, मैंने सॉरी उसकी तरफ ध्यान दे लिया था, मकान की तरफ। मकान, मकान क्या है, एक संज्ञा है। क्या है, क्योंकि मकान का नाम नहीं होता है, जातिवाचक है। नाम है तो फिर वो व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा। लिंग वचन और कारक। अब लिंग बताएंगे तो पुल्लिंग ही है, पहले में भी था। इसके बाद एक वचन ही है, एक मकान के बारे में ही बात की गई है। कारक क्या है, मकान में अधिकरण कारक, कारक है, अधिकरण कारक है। और यदि क्रिया का अधिकरण है ऐसा लिखना चाहो तो कोई गलत नहीं होगा। रहता है, रहता है क्रिया आ गई, मकान में रहता है। तो अब हम जाते हैं, रहती है, सॉरी वाक्य को ध्यान दिया तो मैंने रहती है लिखा हुआ, रहती है तो स्त्रीलिंग है, इसलिए क्योंकि रहता है लिख दिया तो लिंग चेंज हो जाएगा, तो वहां पे गलती हो जाएगी, इसमें एक नंबर आपका खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो मकान में रह रही है, इसी मकान में रह रही है। तो सारी बातें हैं कि यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर कर्म
का अभाव है तो इसका मतलब क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है। फिर क्रिया किसकी है? पुल्लिंग की है। इसके बाद एक वचन की क्रिया है, क्योंकि नेहा यहीं रह रही है, रहती है, सॉरी मैंने पुल्लिंग लिख दिया, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो यही कह रहा हूँ मैं, तो हल्की सा भी ध्यान जो है इससे अटका तो ये गलत हो जाएगा। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और इसके बाद हम बता रहे हैं कि पुरुष, नेहा अन्य पुरुष में आती है, अन्य पुरुष है, रहती है, रह धातु है, वैसे वस धातु होती है लेकिन हिंदी में इतना ही लिखना है, रह धातु है, और कर्तृवाच्य है, वाच्य बताना होता है। कर्तृवाच्य है, काल जो है वो वर्तमान काल ही है, वर्तमान काल है, और नेहा कर्ता की क्रिया है। नेहा कर्ता की क्रिया है, रहती है। यह वह रहती है के बारे में। हम नेक्स्ट वाक्य पे जाते हैं। यह पुस्तक, मैंने बता दिया है, शायद यह पुस्तक मेरे मित्र की है, तो यहाँ और वाक्य ले लेते हैं। अरे वाह, तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो, ये ले लेते हैं। तुम, अरे वाह, तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो, ऐसा वाक्य कोई आ जाए तो क्या करना है? अब मैंने बताया कि एग्जाम में तो कोई एक ही शब्द के नीचे जो है रेखांकित होता है, अंडरलाइन होती है, तो हमें तो लेकिन यहाँ पर अभ्यास करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे हम पता लगा पाएंगे कि हम कितने सीख चुके हैं। तुम पे आते हैं, तो तुम क्या है? हमें पता है कि तुम सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है? मैं, तुम, आप, ये कौन से होते हैं? पुरुषवाचक ही होते हैं। तुम कौन सा होता है? मध्यम पुरुष होता है। तो ये शब्द आप चीज देख लेनी है और तब लिखना है। तो सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद पुरुष कौन सा है? क्योंकि सर्वनाम बताते ही हमें पुरुष बताना है, मध्यम पुरुष है। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष में से पुरुष बताना है, फिर लिंग बताना है। पुल्लिंग ही है, वाक्य पुल्लिंग है, यह वाक्य को पढ़ोगे आप पता लग जाएगा पुल्लिंग है। अरे तुम भी तो एक ही वचन में है। इसके बाद जो है सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं हम, तो कारक भी पता होना चाहिए। तुम जो है, तुम कौन से कारक का है? तो तुम भी वहां पढ़ रहे हो या तुम भी वो हो, तो इसमें कर्ता कारक ही रहेगा तुम के बारे में। इसके बाद ये बताना होता है कि ये क्रिया का कि जो है करता है या ये जरूरी होता है, क्रिया का तुम जो है क्रिया का करता है। ये आ गया। अब वाह शब्द पे जाते हैं। चिन्ह से पता है हमें क्या है ये अव्यय है। कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक अव्यय है, बोधक अव्यय। बस इतना ही बताना होता है, और कोई विशेष बताने की आपको जरूरत नहीं है वाह के बारे में। अरे वाह इकट्ठा एक साथ ही जुड़ेगा, क्योंकि दोनों ही विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। अरे वाह, मैंने तुमको पहले लिया है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई भी आगे पीछे जो है हम जो है ले सकते हैं, क्योंकि विस्मयादि बोधक अव्यय था, थोड़ा छोटा था, क्योंकि इसमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस अरे वाह से एक चिन्ह से ही पता लग जाता है, तो मैंने इसलिए बाद में लिया है। कि अरे शब्द है, यहाँ पर मैंने तुम लिख दिया है। अरे वाह, तुम वाह कोई शब्द बनता ही नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ, कई बार लिखते वक्त जो है ऐसा रह जाता है। आगे आ गया भी, तुम भी पुस्तक पढ़ रहे हो, अकेला भी शब्द आ गया है। तो भी से हमें एक हमने पढ़ा था अव्ययों में लास्ट का भेद, निपात। किसी वाक्य में किसी शब्द के द्वारा हम जोर डालते हैं तो भी के द्वारा, अरे तुम भी, ही, जी, ये शब्द होते हैं, ही भी, जी।
तो तक होते हैं, ये 4-5 शब्द होते हैं, तो ये क्या होते हैं, निपात अव्यय होते हैं। निपात अव्यय, बस इतना ही बताना अव्यय के बारे में, उसका भेद ही बताना होता है। पुस्तक के बारे में हम सब जानते हैं कि ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा लिंग, स्त्रीलिंग है, वचन, एक वचन, एक पुस्तक के बारे में बताया गया है। इसके बाद कारक, कर्म कारक है, क्योंकि पुस्तक जो है कर्म है, पुस्तक पढ़ रहा है, और क्रिया का कर्म है आदि जो है वो लिख सकते हो। अब आ जाते हैं पढ़ना, पढ़ सकना या पढ़ना। तो यहाँ पर जो है क्रिया, पूरी क्रिया बन जाएगी, पढ़ सकते हो। तो पढ़ सकना जो है एक क्रिया है, तो ये क्या है, आगे कर्म आ ही गया, तो ये सकर्मक क्रिया है। और इसके बाद जो है लिंग वचन बताना है, तो पुस्तक के बारे में बताएगा, तो ये स्त्रीलिंग है। तुम पढ़ सकते हो, तुम के बारे में है, पढ़ सकते हो पुल्लिंग है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पुल्लिंग है, एक वचन है, और इसके बारे में हम बताना है पुरुष के बारे में, तो ये तुम मध्यम पुरुष की क्रिया है, मध्यम पुरुष की क्रिया है। और इसके बाद जो है काल बताना होता है, तो वर्तमान काल ही है, वर्तमान काल। इसके बाद धातु, पढ़ ही धातु है, पढ़ धातु, क्योंकि क्रिया का मूल रूप होता है। और तुम कर्ता की क्रिया है। ये है अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि कई बार बताया अरे वाह के नीचे अंडरलाइन पाएगी, या अरे के नीचे भी मिले तो भी एक विस्मयादि बोधक अव्यय है, वाह के नीचे भी मिले तो भी ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, क्योंकि अरे वाह ये दोनों ही शब्द होते हैं। तुम के नीचे मिलेगी, भी के नीचे अंडरलाइन हो सकती है पूरे वाक्य में, तो भी क्या निपात है। पुस्तक के नीचे अंडरलाइन हो सकती है, तो पुस्तक हमारा क्या है। ये सब ध्यान रखना, बस पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, पढ़ सकना ये क्रिया है जो सकर्मक क्रिया है, तो ये सब जो है ये ध्यान रखना है। अब एक वाक्य और देख लेते हैं, और इतना ही रखेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वाक्य तो अभी 30-40 वाक्य जो अच्छी प्रकार से हम देख लें, ताकि एक एक चीज बार बार जितना अभ्यास करते रहेंगे, बार बार प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रत्येक पद का हम अभ्यास करेंगे, तो ही हम जो है इस पाठ को, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा, और तभी इसको जो है पूरी तरह से हम सीख पाएंगे। एक वाक्य और ले लेते हैं, जो उसमें पता लग जाएगा कि कैसे, जैसे एक वाक्य है, शाम तक वर्षा हो सकती है, ले लें। शाम तक वर्षा हो सकती है, पहले शाम, शाम, सुबह, प्रातः, दोपहर, ये क्या है, समय का बोध करा रहे हैं। तो हमें समय का बोध कराने में एक विशेष क्रिया विशेषण पढ़ा था, जिसका नाम था कालवाचक, क्योंकि शाम तक हो सकती है वर्षा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, बस कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि अव्यय के बारे में और कुछ नहीं बताना। तक हो सकती है, तो ही, भी, तो, तक, ये क्या होते हैं, अव्यय ही होते हैं, और कौन से होते हैं, निपात अव्यय। इसके बाद वर्षा, तो वर्षा के बारे में बताना है, तो वर्षा क्या है, इसमें संज्ञा है या सर्वनाम है, सर्वनाम तो हो नहीं सकता, वर्षा क्या है, संज्ञा है। संज्ञा क्या है, क्योंकि वर्षा कोई ये तो है नहीं कोई नाम हो, ये जाति में ही आएगा, समूह में ही आएगा, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन,
कर्म कारक, क्योंकि वर्षा का होना कर्म कारक ये वर्षा को हो सकती है, तो वर्षा ही कर्म है, इसमें कर्म कारक है और क्रिया का ये कर्म है। क्रिया का कर्म है, ना भी लिखो तो कर्म कारक तक चल जाता है। अब आ जाते हैं हो सकना। तो ये पूरी की पूरी क्रिया आएगी हो सकती है, हो सकती है क्रिया है। तो इसमें क्या है कि यहाँ क्रिया का कर्म आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये सकर्मक है निश्चित रूप से। क्या कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। और आप लिंग वचन हो सकती क्या है, वर्षा तो स्त्रीलिंग ही है, स्त्रीलिंग है। सॉरी कारक लिख दिया था मैंने, वचन लिखना है, एक वचन। और इसके बाद पुरुष, शाम तक वर्षा हो सकती है, हम तुम के बारे में है नहीं, अन्य पुरुष के बारे में ही है, अन्य पुरुष की क्रिया है। इसके बाद काल, वर्तमान काल में ही कहा गया है। और हो सकना, तो इसमें सक धातु आदि बनती नहीं है, बस होना ही, होना या हो धातु आदि का इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कोई विशेष कर्ता नहीं है जिसकी क्रिया हम बताएं, बस वर्तमान काल यहाँ तक जो है चल जाएगा। ये थे, तो हमने आज जो है 10 वाक्यों को देखा है, और 10 में एक बड़ा वाक्य लिया था कि इतना बड़ा वाक्य भी हो तो भी हम शब्दों की पहचान, तो अपनी पहचान होती है, वो सर्वनाम या संज्ञा या विशेषण या क्रिया या अव्यय होते हैं। तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है कि कितना भी बड़ा वाक्य हो, हमें शब्दों को एक एक करके देखना और ध्यान से समझना है, बस यही विशेष है। और इसमें देखो, चलो और अभ्यास करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, फिर परसों देखते हैं। आप इसको अच्छी तरह से साफ साफ लिख लीजिए और इनको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए, क्योंकि यदि 10 वाक्य आपने अच्छी तरह से अभ्यास कर लिए और आपको समझ में आ गए, तो फिर तो आगे और भी सरल हो जाएगा। ये अब कुछ समझ में आ गया, कुछ और आगे आ जाएगा। ओके, जय हिंद, बाय।